दोस्तों आज मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को एक एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। साथ में एक एलिमिनेशन टेक्निक भी जानेंगे जिससे आपका आने वाला एग्जाम जो यूपीपीसीएस है, आरओ और एआरओ एग्जाम है, मदद मिलेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ में प्रीलिम्स आपका पक्का हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको आज इस वीडियो में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर वो कोई क्वेश्चन गलत होता है आपको उसको नोटबुक में मतलब नोट डाउन करना है। साथ में क्या करना है आपको, साथ में ये करना है कि आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, 17 सही हुए, 18 सही हुए या फिर 5 सही हुए, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन होगा इसमें और आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलते अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में है, मतलब पूरा वीडियो जो है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पर। तो लास्ट गवर्नर यानी सूबेदार मुगल एम्परर द्वारा कौन अपॉइंट हुआ था? ऑप्शन है सरफराज खान, मुर्शिद अली खान, सी ऑप्शन है अलवरदीन खान, डी ऑप्शन है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। आपको जवाब देना है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आंसर है बी, मुर्शिद अली खान। तो मुर्शिद कभी भी मुगल दो लोगों को अपॉइंट करते थे। एक मुगल लोग एक प्रोविंस में दो लोगों को अपॉइंट करते थे, एक थे दीवान, दूसरे थे सूबेदार। तो 1703 में जो औरंगजेब थे ये मुर्शिद अली खान को एज अपॉइंट करते हैं दीवान ऑफ बंगाल। और जैसे उनकी 1706 में डेथ होती है और मुगल डिक्लाइन होने लगता है, तो उनके जो सक्सेसर थे फारूक सैयद जी। फारूक सैयद जी क्या करते हैं, मुर्शिद अली खान को सूबेदार भी अपॉइंट कर देते हैं 1717 में। तो अब दोनों पावर किसके पास आ गई है? वो आ गई मुर्शिद अली खान के पास आ गई। ये तख्ता पलट करते हुए बन जाते हैं नवाब ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन था? वो थे मुर्शिद अली खान थे। अच्छा, इन्होंने एक चीज और की थी कि इन्होंने ढाका से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था मुर्शिदाबाद। ठीक है, जैसे ही शिफ्ट किया उसके बाद इन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। और इसके बाद क्या था कि जैसे ही गवर्नर बने, मतलब नवाब ऑफ बंगाल बने, उसके बाद भी ये ट्रिब्यूट पे करते थे मुगल्स को। क्यों करते थे? क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो ये मुगल्स के साथ मिलके हैंडल करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहली बार इंडिपेंडेंट स्टेट बना है बंगाल। अब हम जानेंगे अच्छा, इस क्वेश्चन के थ्रू हम और भी चीजें जान सकते हैं, जैसे सरफराज खान क्या थे, कब से क्या थे, कैसे सक्सीड हुए, उसके बाद इनकी डेथ कैसे हुई, अलवरदीन खान और सुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बारे में। तो आते हैं, बढ़ते हैं। पहले है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, जिनका टेन्योर था जब ये नवाब बने, सक्सीड करते हैं मुर्शिद अली खान को 1727 में उनकी डेथ के बाद, और बनते हैं नवाब ऑफ बंगाल। और कब से कब तक नवाब रहते हैं? 1727 से लेके 1739 तक ये रहते हैं बंगाल के नवाब। ठीक है, उसके बाद इनकी जब डेथ हो जाती है तो जो सरफराज खान रहते हैं इनके सन रहते हैं। सरफराज खान वो सन ऑफ सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, और ये सक्सीड करते हैं 1739 में किसको? सुजाउद्दीन मोहम्मद खान को। और ये 1740 तक रहते हैं और इनकी लड़ाई हो जाती है अलवरुद्दीन खान के साथ। अलवरुद्दीन खान कौन थे? सुजाउद्दीन मोहम्मद इनको अपॉइंट किए थे बिहार के दीवान। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे ही ये बनते हैं और ये आना चाहते थे पावर में, तो ये सरफराज खान को हरा के बन जाते हैं नवाब ऑफ बंगाल। तो अब जो फैमिली रूल था वो खत्म हो गया, अब नया पर्सन आ गए हैं अलवरुद्दीन खान। तो ये ही वॉज द मिलिट्री कमांडर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सुजाउद्दीन मोहम्मद। बड़े क्लोज थे सुजाउद्दीन मोहम्मद खान के। जो इनको नाम दिया गया अलवरुद्दीन खान, ये दिया गया था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान के द्वारा। तो ये 1740 से लेके 1756 तक रहते हैं कहाँ के? बंगाल के नवाब। ठीक है, टुक अप पावर ऑफ फोर्स फेस रिपीटेड मराठा इन्वेजन। मराठा के इन्वेजन को इन्होंने रोका था। ठीक है, अब ये हो गया। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने फ्रेम किया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलवरुद्दीन खान। ही केम टू पावर आफ्टर डिफीटिंग सरफराज खान इन बैटल ऑफ गिरिया। ठीक है, बैटल ऑफ गिरिया जो था उसमें हराने के बाद सरफराज खान को अलवरुद्दीन खान नवाब बने थे बंगाल के। दूसरा क्वेश्चन है, ही वाज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय मुगल एम्परर एज अ सूबेदार ऑफ बंगाल। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा क्या स्टेटमेंट? ही सक्सेसफुली रेस्ट्रिक्टेड मराठा इन्वेजन थ्रू हिज रीजन। ठीक है, अब ये सारी चीजें किसके बारे में बोली गई है? अलवरुद्दीन खान को। अगर आपको पता होगा कि आपको पता होगा कि मुगल का जो सूबेदार, लास्ट सूबेदार कौन थे? वो मुर्शिद अली खान थे। तो ये तो अपॉइंट नहीं हो सकते, इनको मुगल थोड़ी ना अपॉइंट करेंगे, ये तो सक्सीड कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन जैसे ही गलत हुआ तो आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा क्या? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली एंड फर्स्ट ओनली। तो अब यहाँ से ये पता चला कि सरफराज खान को डिफीट करते ही बन बैटल ऑफ गिरिया होता, उसमें सरफराज खान को डिफीट किए थे। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। और मैंने ऊपर बताया था कि इन्हें मराठाज इन्वेजन को करने नहीं दिया था बंगाल में। तो थर्ड भी ऑप्शन सही होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी है।
ठीक है। अब ये देखिए, मुगल ही वाज नॉट अपॉइंटेड बाय द मुगल अपॉइंटमेंट, ही रिपीटेड द मराठास इन वे थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड दिस कॉस्ट टू द डवंशियंस। आते हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उस पे आते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ सरफराज खान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब उसमें जो सरफराज खान थे उनके बारे में देखते हैं। ही वाज सन ऑफ सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। दूसरा स्टेटमेंट है, ही रूल्ड बंगाल फॉर मोर देन अ डिकेड। ही वाज डिफीटेड बाय अलवरुद्दीन खान। अच्छा, तो आपको पता होगा कि सरफराज खान कोई डिकेड तक नहीं रूल किए थे, ये सिर्फ एक साल के लिए किए थे, 1739 से लेके 1740 तक। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ही वॉज डिफीटेड बाय अलवरुद्दीन खान, बिल्कुल सही। अलवरुद्दीन खान ही नेक्स्ट सक्सेसर रहते हैं इनको हराने के बाद। बैटल ऑफ गिरिया होता है जिसमें ये हार जाते हैं और जो अलवरुद्दीन खान रहते हैं वो बनते हैं नवाब ऑफ बंगाल। और ही वॉज सन ऑफ सजाउद्दीन मोहम्मद खान, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही होता है? फर्स्ट एंड थर्ड वो इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नवाब ऑफ बंगाल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद देयर रीजंस, मतलब क्रोनोलॉजिकल करना है कि कौन से ईयर तक कौन रूल किया। तो सुजाउद्दीन सरफराज खान, अलवरुद्दीन खान और सिजाउद्दीन मोहम्मद खान, तीन नाम दिया वहां पे। तो आपको पता है कि सुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो सक्सीड किए थे किसको? मुर्शिद अली खान को। तो मुर्शिद अली खान पहले नवाब थे, तो दूसरे नवाब कौन बनेंगे? ये बनेंगे। तो जैसे ही आपको पता चल गया थर्ड है, तो आप एक बार आइए यहाँ पे, तुरंत इसको कट कर दी। ये कट हो गया आपका और ये कट हो गया, क्योंकि पहले नंबर पे तो ये आएगा। ठीक है। दूसरी चीज आपको पता रहे कि सुजाउद्दीन मोहम्मद खान की डेथ हुई है जैसे ही 1739 में इनकी डेथ हुई है, तो कभी भी इनका बेटा ही सक्सीड करेगा तुरंत। तो इनके बेटे ने सक्सीड किया 1739 में, रूल किए 1740 तक। फिर होता है बैटल ऑफ गिरिया और इनको सक्सीड करते हैं कौन? अलवरुद्दीन खान। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा कि ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। टिक किया, आगे बढ़िए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ गवर्नेंस ऑफ बंगाल आफ्टर मुर्शिद अली खान। तो इसमें कंटिन्यूड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर, इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी अंडर द हेरेडिटरी ऑफ नवाब्स, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रूल शिफ्टेड ऑफ द मराठास। नहीं, तो अलवरुद्दीन खान मराठास इन्वेजन को तो रोक देते हैं। कंटिन्यूड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का कंट्रोल तो 1717 में ही खत्म हो गया था फारूक सैयर के बाद। अब एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर हुआ था किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जबरदस्त क्वेश्चन है। सिराजुद्दीन दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, मुंगेर और विंडीवर्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब है। बताइए आपका जवाब कौन सा सही है? बिल्कुल आपका जो जवाब सही है वो है प्लासी। तो प्लासी का जो बैटल हुआ था वो हुआ था सिराजुद्दीन दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो कर्नाटिक वॉर से एक जीत हासिल करके आते हैं कहाँ पे? ये आते हैं बंगाल। ठीक है, आते हैं और बैटल ऑफ प्लासी होता है जिसमें इनको जबरदस्त जीत मिलती है। आगे जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी कैसे होता है? बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 23 जून 1957 में, जिसमें ब्रिटिश जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो हरा देते हैं किसको? सिराजुद्दीन दौला को। ठीक है। अब क्या होता है, नवाब आर्मी वाज अंडर कमांड ऑफ 3 टेरर। तो मीर जाफर, लतीफ खान और रायद उल रब, ये 3 लोग रहते हैं। ये 3 जैसे जैसे ये जो सिराजुद्दीन दौला रहते हैं, ये सक्सीड किसको करते हैं? ये अलवरुद्दीन खान को सक्सीड करते हैं। लेकिन जो उनकी कोर्ट रहती है, मतलब जो नवाब की कोर्ट रहती है, उसमें जो मीर जाफर रहते हैं, लतीफ खान और रायद उल रब और कई सारे लोग रहते हैं जो इनको पसंद नहीं करते कि ये नेक्स्ट सक्सेसर बने अलवरुद्दीन खान को। तो ये जाते हैं, तीनों जन मिल जाते हैं किससे? रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लेते हैं और क्या करते हैं? पीठ पीछे इनके मीर जाफर, रायद उल रब पीठ पीछे नवाब के साजिश करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ। और जब बैटल ऑफ प्लासी चालू होता है 23 जून को बंगाल में, तो इसमें नवाब जो रहते हैं सिराजुद्दीन दौला को उनको हार मिल जाती है। सिराज फेल्ड फ्रॉम बैटलफील्ड मुर्शिदाबाद ड्यू टू द एडवर्स सर्कमस्टांसेस ऑफ वॉर। ठीक है। इट फाइनली रिजल्टेड इन डिफीट। तो डिफीट में हो गया। द बैटल ऑफ प्लासी सेट अ ग्राउंड ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर 3 लीडिंग स्टेट। तो पॉलिटिकल डोमिनेंस हो चुका है। अच्छा, इसी टाइम में कर्नाटिक वॉर हुआ था। कर्नाटिक वॉर में ब्रिटिशर्स को जीत मिली थी। अब बैटल ऑफ प्लासी भी हो गया, वहां पे भी जीत मिल गई है। इसके बाद मराठास होगा, वो भी जीतेंगे, फिर सिंध भी जीतेंगे, फिर पंजाब भी जीतेंगे। तो देखा जाए तो एक साथ जो है जीतते चले जाते हैं ब्रिटिशर्स और उनको एक जबरदस्त जीत मिलती है। तो बैटल ऑफ प्लासी फाउंडेड ब्रिटिश एम्पायर इंडियाज। हाउएवर बैटल ऑफ बक्सर जो रहता है, जो 1764 में होता है, वो पूरी तरह से डोमिनेशन दिखाता है। उसके बाद
जो नवाब का रूल रहता है वो भी खत्म हो जाता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। आते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में इज करेक्ट। इट वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। दूसरा स्टेटमेंट है रॉबर्ट क्लाइव लेड द ब्रिटिश फोर्स। तीसरा है मीर जाफर कमांडर ऑफ नवाब आर्मी बिट्रीटेड हिम ड्यूरिंग द बैटल। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट है बैटल एंडेड ब्रिटिश प्रेजेंस इन द बैटल एंडेड ब्रिटिश प्रेजेंस इन द बंगाल। ये जो चौथा ऑप्शन जैसे ही एलिमिनेट करते हैं आपकी ये कहिए तो आपका ये और ये गलत होता है, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड सही हो जाता है, क्योंकि एंड तो नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स का तो यहाँ से प्रेजेंस चालू हुआ था बंगाल में। अब यहाँ से धीरे धीरे अब तो उभरेंगे, ये आपको कंट्रोल करेंगे बंगाल को ये। तो इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश आर्मी थी। अच्छा, ब्रिटिश आर्मी कितनी थी? 3000 ब्रिटिश आर्मी थी, 50,000 सिराजुद्दीन दौला के लोग थे। लेकिन जो मॉडर्न आर्टिलरीज थे, मॉडर्न वॉरफेयर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो काफी तगड़े थे सिराजुद्दीन दौला से, इसकी वजह से इनको हार मिलती है भैया। और ये तो पता है आपको कि 2 लोगों की, तो ये स्टेटमेंट वैसे हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो फ्रेंच से आए थे, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी बेसिकली क्या था कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है, कई बुकों में बोला गया है कि एक इमेजिनेशन थी, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कहीं में बोला गया है कि जो नंबर्स बताए गए हैं मरने की 146, वो कहीं उससे ज़्यादा कम थी, वो 23-24 ही थी। लेकिन इसमें बताया गया है, एक सेकेंड, हाँ इसमें बताया गया है कि 146। चलिए जो बताया गया वो देखते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में एक छोटे से कमरे में कुछ ब्रिटिशर्स को सिराजुद्दीन दौला जो थे वो पकड़ के बंद कर देते हैं, और पकड़ के बंद कर देते हैं, जिसमें डेथ हो जाती है उन सारे लोगों की। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और यहाँ पे जीत हासिल करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वन ऑफ द की रीजंस ऑफ ब्रिटिश विक्ट्री इंटरनल बेट्रेयल। तो मैंने बताया था कि जो सीनियर कमांडर थे मीर जाफर, लतीफ खान, राय दुर्लभ, ये लोग जो मिलके हराते हैं किसको? सिराजुद्दीन दौला, क्योंकि ये पसंद नहीं करते थे सिराजुद्दीन दौला का। उसके बाद क्या था? द विक्ट्री ऑफ प्लासी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी एंड एक्सेस टू द एमिनेंस फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, मिलिट्री डोमिनेंस हो गया था बंगाल में, और कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी दिए गए थे, स्पेशली फ्रॉम द ट्रेजरर ऑफ बंगाल। इट इज लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन। यही सारी चीजें थी थ्रू आउट द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है, वही चीज मैंने बताई थी। बैटल ऑफ बक्सर जो मेन साबित होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर consequences of battle of Plassey? तो establishment of British control over Delhi, end of Mughal Empire, beginning of British political dominance in Bengal, withdrawal of the French forces from India। सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि बंगाल के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। प्लासी कहाँ पे है? बंगाल में। तो डोमिनेंस कहाँ का होगा? बंगाल में होगा। आते हैं, क्वेश्चन है दूसरा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज हेवन बोर्न जर्नल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। पहला है अल्बुकर, रॉबर्ट क्लाइव, फिर फ्रांसिस डुप्लेसिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जवाब देना है आपको, कौन था ये? बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये थे रॉबर्ट क्लाइव जी। रॉबर्ट क्लाइव जी को इनको कौन बोला था कि ये जो है हेवन बॉर्न जर्नल है? इनको ब्रिटिश जो स्टेटमेंट था विलियम पिट थे, विलियम पिट, इन्होंने रेफर्ड किया था कि ये नाम इनको दिया था, मतलब इन्होंने विलियम पिट के द्वारा ये बोला गया था। 2 बार गवर्नर रहते हैं, एक बार 1758 से लेके 1760 तक, फिर रहते हैं 1765 से लेके 1767 तक। तो अच्छा, इनके जो रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जब बैटल ऑफ बक्सर होता है और दीवानी राइट्स मिलती है, तो इनके ऊपर काफी जो चार्जेस लगते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इनकी क्रिटिसिज्म होती है कि जब से ये बने हैं और ये काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि क्रिटिसिज्म्स होने लगा, और कि आप रेवेन्यू का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, सारी चीजें उनके ऊपर लगने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनका क्रिटिसिज्म्स होने लगा। और ठीक है, तो इसी के चलते सारी चीजें हुई थी। अब हमको क्या जानना है आज के इसमें से और क्या जान सकते हैं? हम अल्बुकर के बारे में जान सकते हैं, फ्रांसिस डुप्लेसिस के बारे में जान सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जान लेते हैं। तो आइए इन तीनों लोगों के बारे में जानते हैं। ये हिंदी वालों के लिए है, हिंदी वाले भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आते हैं, पहले जानते हैं फ्रांसिस्को डुप्लेसिस के बारे में। तो ये कहाँ के गवर्नर थे? ये जो कंट्री है फ्रेंच इंडिया आई थी, तो टोटल 5 पोर्तुगीज पावर इंडिया आई थी, 5 यूरोपियन पावर इंडिया आई थी। पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, फिर डेनिश आए थे और फ्रेंच आए थे। तो ये फ्रेंच कंट्री के जो फ्रेंच यूरोपियन पावर थी वहाँ के गवर्नर थे।
बैटल जो कर्नाटिक का होता था, फर्स्ट कर्नाटिक और सेकंड कर्नाटिक वॉर में इनका बड़ा रोल रहता है। थर्ड कर्नाटिक वॉर तक ये चले जाते हैं वापस फ्रेंच, जिसकी वजह से फ्रेंच को हार मिलती है। और ये जबरदस्त गवर्नर थे, ये ना बहुत इनके जो आइडियाज थे बहुत जबरदस्त थे। तो ये अटेम्प्टेड टू एक्सपांड द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में ये जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाना चाहते थे। प्लेड अ की रोल इन द कर्नाटिक वॉर्स, ठीक है, मैंने बोला कि कर्नाटिक वॉर जो एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर, जो कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के थे। क्या इनको पोजीशन थी, ये गवर्नर जनरल और कमांडर और चीफ थे 1786 से लेके 1793 तक। क्या किया था कॉर्नवालिस जी का, इन्होंने रिफॉर्मिंग लाया था सिविल और क्रिमिनल जस्टिस में, इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड जमानदारी सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इनके बारे में, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने डिफीट किया था टीपू सुल्तान को इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो तीन जो मैसूर वॉर था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वोडिया डायनेस्टी, जो वोडिया डायनेस्टी थी उसका जब डिक्लाइन होता है तो हैदर अली इसको सक्सीड करते हैं वहां पे, तो उनकी वॉर चालू हो जाती है, एंग्लो मैसूर वॉर चालू होता है। उसके बाद हैदर अली की जब डेथ होती है तो उनको सक्सीड करते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो फ्रेंच के साथ हाथ मिलाते हैं और ब्रिटिश को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर रहता है उसमें टीपू सुल्तान को जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हरा देते हैं, ठीक है। आते हैं अल्फोंसो दी अलबुकर। अल्फोंसो दी अलबुकर सेकंड गवर्नर रहते हैं कहाँ के, पोर्तुगीज के। तो ये रहते हैं 1709 से लेके 1715 तक, 1715 तक ये रहते हैं गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, ठीक है। इनका क्या रहता है, ये इन्होंने कार्टर सिस्टम किया था और ये बोले जाते हैं अल्फोंसो दी अलबुकर द मेन पावर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मेन पावर हु एस्टैब्लिश द पोर्तुगीज डोमिनेंस इन इंडिया। तो फाउंडर, मेन फाउंडर बोले जाते हैं पोर्तुगीज के इंडिया में, ठीक है। इन्होंने कैप्चर किया था 1510 में गोवा फ्रॉम सुल्तान, गोवा कैप्चर किया था और इस्टेब्लिश किया था पॉलिटिकल डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिसिसिव बैटल लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ मंडीवाश एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आपको पता होगा कि कौन सा आंसर सही है, आपको बताओ, जल्दी बताओ। बैटल ऑफ बक्सर, डिसीव लिखा है कि पूरी तरह से डोमिनेशन किसका होने लगा था, कौन से बैटल के बाद, तो वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था। क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था ये हुआ था, कौन कराया था, ये अभी पढ़ाया मैंने, ये हुआ था सिराजुद्दीन दौला के बीच में हुआ था और ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ वंडीवाश अभी देखेंगे। बैटल ऑफ पानीपत मराठास और किसके बीच में था, ये भी आगे देखेंगे, ठीक है। मैं याद, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया, फिर लोअर एग्जाम्स में पूछा गया, फिर 1990 में भी पूछा गया था, ठीक है। ये आगे देखते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। कितनी तारीख को हुआ था, 22 और 23 अक्टूबर को हुआ था। अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम जो बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से जो नवाब अपने मुगल एम्पायर की जो आर्मी थी वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आ पाई थी, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम कौन थे, मीर कासिम थे। उस टाइम पे मुगल एम्पायर कौन थे, वो थे शाह आलम टू। ये चीज बहुत ध्यान देनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो नवाब कौन थे, वो थे शाह आलम टू, ठीक है। और बंगाल के नवाब, सॉरी, मुगल एम्पायर कौन थे, शाह आलम टू थे। और बंगाल के नवाब कौन थे, वो थे मीर कासिम, ठीक है। तो मीर कासिम जी क्या करते, इनको चाहिए था पूरी तरह से फ्री हैंड, बंगाल में कोई डोमिनेट ना करे, मैं पूरी तरह से मैं ही रूल करूं। तो ये क्या करते हैं, जो मुर्शिदाबाद से कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं मुंगेर। अब और क्या चलता है, फोर्टिफिकेशन कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसका, बंगाल में फोर्टिफिकेशन कर रहा था। मीर कासिम को पसंद नहीं आता है ये भी सारी चीजें, तो ये बार बार उस पर रोक लगाते हैं, इसी के चलते बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। अब बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं किसके साथ, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दीन दौला के साथ और मुगल एम्पायर शाह आलम के टू साथ। तो ये देखिए कि मीर कासिम गॉट रेडी फॉर द वॉर, फ्रेंड ऑफ ट्रू स्ट्रॉन्ग लीडर सुजाउद्दीन दौला जो नवाब रहते हैं अवध के, और शाह आलम टू जो मुगल एम्पायर रहते हैं, इनके साथ हाथ मिलाते हैं और लड़ने चल देते हैं ब्रिटिश आर्मी के साथ। अब ब्रिटिश आर्मी जो बहुत स्ट्रांग थी, उनके नए मॉडर्न आर्टिलरीज जो थे उसमें बहुत अच्छे थे, तो इसमें इनको हार मिलती है। और बैटल ऑफ बक्सर में जब हार मिलती है उसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जिसमें शाह आलम टू को गद्दी छोड़नी पड़ती है, शाह आलम टू को भेजा जाता है अवध, वहां से वो रहेंगे और अब जो भी डोमिनेंस रहेगा बंगाल में वो पूरी तरह से किसका रहेगा, वो हो चुका है
ब्रिटिश आर्मी, अब ब्रिटिश आर्मी यहाँ से पूरा पावर ले लेगी। द एंडेड द मेन रीजन ऑफ बैटल ऑफ वाज फाइट पावर ऑफ कंट्रोल। मीर कासिम who allies wanted to have freedom but British army wanted a rule over areas. The British won the battle and become very powerful in India. अब ब्रिटिश आर्मी पूरी तरह से पावरफुल हो चुकी है इंडिया में। तो विच ट्रीटी साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। हालांकि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछे गए हैं और चांसेस है पूछा जा सकता है। तो ये था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। हु अपॉइंटेड द डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय द रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद रजा खान थे, सितब राय थे, राय दुर्रब थे या शहीद गुलाम हुसैन थे। इनमें से चारों में से कौन था? बिल्कुल मोहम्मद रजा खान थे दो लोग, एक तो मोहम्मद रजा खान थे, दूसरे थे राज सितब राय। तो राज सितब राय को बिहार का बनाया गया था, मोहम्मद रजा खान को बंगाल का बनाया गया था, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद तो बंगाल में आता था, तो इसके लिए इसमें आ जाओ, ठीक है। 1764 में एम्परर शाह आलम II को प्लेस्ड किया जाता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश आर्मी। जब बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, तो जो शाह आलम II थे वो ब्रिटिश आर्मी के अंडर आ जाते हैं। जो मिलिट्री कंट्रोल हो गया वो ब्रिटिश आर्मी को हो गया है और इनको इलाहाबाद भेज दिया जाता है। मैंने ऊपर अवध बोला था, ये करेक्ट है इसका, इलाहाबाद, सॉरी माफी चाहूंगा आपसे। 12 अगस्त 1765 में को इशूड अ फरमान, तो मुगल एम्परर फरमान जारी करते हैं कि अब जो दीवानी राइट्स है वो किसके हाथ में है, वो अब आ चुका है ब्रिटिश आर्मी का। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो तीनों स्टेट हैं, पहले बंगाल इनको बोला जाता था, ये इनका पूरा दीवानी राइट्स किसके हाथ में आ गया है, ये पूरी तरह से आ गया ब्रिटिश आर्मी के हाथ में। एंड कंपनी एग्रीड टू पे 26 लाख टू द मुगल एम्परर। तो अब 26 लाख रुपए किसको मिलेगा? मुगल एम्परर को देगी। कौन देगा? ब्रिटिश आर्मी देगी, ठीक है। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो देगी। At a time of company lacked both interest in the administration capacity directly manage revenue collection, therefore appointed मोहम्मद रजा खान। अब मैनेजमेंट कौन कर रहा है रेवेन्यू कलेक्शंस का? वो ब्रिटिश कर रही है, तो दो लोगों को अपॉइंट की, दीवान ऑफ बंगाल रजा खान को और राज सितब राय, क्योंकि इन्होंने मदद किया था उनकी ब्रिटिश आर्मी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्टली मैच्ड? तो बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, बैटल ऑफ इंडिवॉस, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ चिंचेवाला दलहौजी वर्सेस मराठास, बैटल ऑफ पुणे निजाम वर्सेस। तो ये है जो बैटल ऑफ इंडिवॉस ये हुआ था, ये करेक्ट है, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आगे देखते तीनों बैटल्स के बारे में। तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बैटल ऑफ इंडिवॉस देखते हैं, जो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच के बीच में ड्यूरिंग थर्ड कर्नाटिक वॉर के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स को जीत मिलती है और पूरा डोमिनेट करने लगती है कर्नाटिक रीजन में। कौन? ब्रिटिश, ठीक है। कभी रहेगा तो मैं आप कमेंट करेंगे तो एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बताऊंगा, मतलब कर्नाटिक वॉर को भी पढ़ाऊंगा मैं। बैटल ऑफ चिंचवाला किसके बीच में होता है? ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर था। उस टाइम सिख आर्मी को कौन लीड कर रहा था? शेर सिंह लीड कर रहे थे, किसके बीच? और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था इंडिया में? वो थे लॉर्ड डलहौजी। जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, या फिर आप कह लीजिए चिनवाला की जो बैटल हुई थी उस टाइम पे, फिर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हर बार। बैटल ऑफ खैदरा कौन था? मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में होता। निजाम वॉज डिफीटेड, मराठा सुप्रीमेसी इन द डेक्कन में मराठास की सुप्रीमेसी कायम रहती है। आज के वीडियो में बस इतना है, और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।